आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास पे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 के दूसरे चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और इस पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इस पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो आज चूंकि जैसा कि हमने चर्चा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में हम कक्षा 11 के दूसरा चैप्टर का पहला पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। और आज दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहले पार्ट में हमने बताया था कि ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो ऐसा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। उसमें लास्ट में हमने चर्चा किया था कि रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख स्तंभ कौन थे। तो रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख स्तंभ में सम्राट, सेनेट और सेना थे। परंतु आगे चलकर दूसरी तीसरी शताब्दी में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। और इसी वर्ग के लोग सेना और अधिकारी होते थे। सेना और अधिकारी में शामिल होते थे। और इस वर्ग का नाम था संभ्रांत वर्ग। इसे राजा या सम्राट का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण यह वर्ग अधिक शक्तिशाली था। तो लिख लीजिए कि दूसरी तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे संभ्रांत वर्ग कहते हैं। जिसे संभ्रांत वर्ग कहते हैं। इसी वर्ग के लोग सेना और अधिकारी होते थे। सेना में शामिल और अधिकारी ठीक। दूसरी तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे संभ्रांत वर्ग कहते हैं। और इसी वर्ग के लोग सेना में शामिल होते थे और अधिकारी होते थे। इसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था। इसी कारण यह वर्ग अधिक शक्तिशाली था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस वर्ग ने सेनेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया था। सम्भ्रांत वर्ग ने सेनेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया था। इसके आगे हम लिखते हैं कि जैसे ही इस वर्ग का उदय हुआ, सम्राट ने
जैसे ही इस वर्ग का उदय हुआ, सम्राट ने सेनेट से सेना हटा ली। सेनेट से सेना हटा ली। सेना हटा ली। ऐसे पहले सम्राट गैलिनस थे। ऐसे पहले सम्राट कौन थे? गैलिनस। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए कि दूसरी तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे सम्भ्रांत वर्ग कहते हैं। इसी वर्ग के लोग सेना में शामिल होते थे और अधिकारी होते थे। इसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था। जैसे ही इस वर्ग का उदय हुआ, सम्राट ने सेनेट से सेना हटा ली और ऐसे पहले सम्राट गैलिनस थे। हमने बताया ना कि इस वर्ग ने सेनेट के अधिकार को छीन लिया था, सेनेट की अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। इसे नोट। चलिए अब आगे देखिए, तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी का संकट अगर हेडिंग डालना चाहें तो डाल लीजिए कि तीसरी शताब्दी का संकट। हमने देखा कि पहली और दूसरी शताब्दी में शांति व्यवस्था थी, शांति, विकास और आर्थिक विस्तार की प्रगति थी। हमने देखा कि पहली और दूसरी शताब्दी में शांति थी, विकास और आर्थिक प्रगति थी, परंतु तीसरी शताब्दी आंतरिक संकट का कारण बनी। और उसका कारण क्या था? तीसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य में आर्थिक संकट का कारण बनी। उसका कारण था कि 225 ईस्वी में ईरान में एक आक्रामक वंश का जन्म हुआ। एक आक्रामक वंश का जन्म हुआ जिसके लोग स्वयं को ससानी वंश कहते थे। ससानी वंश कहते थे। जिसके लोग स्वयं को ससानी वंश कहते थे। और यह वंश, ससानी वंश चूंकि प्राचीन वंश था, और यह वंश, और इस वंश के आगे लिख लीजिए कि और इस वंश के शासकों ने ने 15 वर्षों के भीतर फरात क्षेत्र को घेर लिया। फरात क्षेत्र में फरात क्षेत्र में फैल गए। उसके बाद देखिए कि 225 ईस्वी में ईरान में आक्रामक वंश का जन्म हुआ जिसके लोग स्वयं को ससानी वंश कहते थे। और इस वंश के शासकों ने 15 वर्षों के भीतर ही फरात क्षेत्र को घेर लिया या फरात क्षेत्र में फैल गए।
उसके बाद ईरान के एक अभिलेख से, ईरान के, आगे लिख लीजिए, ईरान से 3 भाषाओं का एक अभिलेख मिला है। 3 भाषाओं का एक अभिलेख मिला है। एक अभिलेख में शाहपुर, एक अभिलेख में शाहपुर नाम के एक शासक का उल्लेख मिला है। नाम के एक शासक का उल्लेख मिला है। एक शासक का उल्लेख मिला है जिसके विषय में यह दावा किया गया है, उल्लेख मिला है, जिसके विषय में यह दावा किया गया है कि इसने 60,000 रोमन सेना को समाप्त किया था। ठीक, तो अगर रोमन साम्राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के लिए कौन चुनौतीपूर्ण वंश सिद्ध हुआ? तो रोमन साम्राज्य के लिए 225 ईस्वी में ईरान में एक आक्रामक वंश का जन्म हुआ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 2 राजाओं का, 2 वंश के या 2 देशों की से जो राजा साम्राज्य थे उनका अधिकार था और वे दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो उनमें से तो एक रोमन साम्राज्य हुआ और दूसरा साम्राज्य ईरान हुआ। तो 225 ईस्वी में ईरान में एक ऐसे आक्रामक वंश का जन्म हुआ जो वाकई में रोमन साम्राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ और इस वंश के लोग स्वयं को सासानी वंश कहते थे और इस वंश के शासकों ने केवल 15 वर्षों के भीतर ही फरात क्षेत्र में फैल गए या फरात एरिया को घेर लिया। ईरान से 3 भाषाओं का एक अभिलेख में शाहपुर नाम के एक शासक का उल्लेख मिला है जिसके विषय में यह दावा किया गया है कि इसने 60,000 रोमन सेना को समाप्त किया था। इतना नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे लिखिए कि रोमन साम्राज्य अभी ईरान के आक्रमण से उबरा नहीं था। रोमन साम्राज्य अभी ईरान के आक्रमण से उबरा नहीं था कि उसी बीच 233 से 280 ईस्वी के बीच जर्मनी के कुछ जनजातियों ने राइन और डेन्यूब घाटी को, डेन्यूब नदी घाटी के क्षेत्र को
घेर लिया। और इस दौरान ये लोग इतने आक्रमण किए कि रोमन साम्राज्य को डेन्यूब के आगे का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ठीक है कि रोमन साम्राज्य अभी ईरान के आक्रमण से उभरा नहीं था कि उसी बीच 233 से 280 ईस्वी के बीच जर्मनी के कुछ जनजातियों ने राइन और डेन्यूब नदी घाटी के क्षेत्र को घेर लिया और इस क्षेत्र पर इतना आक्रमण किया कि रोमन साम्राज्य विवश हो गया डेन्यूब के आगे के क्षेत्र को छोड़ने के लिए। डेन्यूब के आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए वह इतने विवश हो गए। रोमन साम्राज्य के संकट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य में इस दौरान रोमन साम्राज्य में 25 वर्षों में 47 शासक सत्तासीन हुए। ठीक है कि रोमन साम्राज्य के संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य में 25 वर्षों में 47 शासक सत्तासीन हुए। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए रोमन साम्राज्य हेडिंग अगर डालना चाहे तो लिंग, साक्षरता और संस्कृति हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिखिए। सर्वप्रथम हम लिंगानुपात पे बात करेंगे। ठीक है कि इनकी लैंगिकता क्या थी। तो जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। और इसमें दासों को भी शामिल किया जाता था। ठीक है कि रोमन साम्राज्य की लैंगिकता कैसी थी। तो रोमन साम्राज्य की लैंगिकता कैसी थी, यह प्रश्न है।
तो इसका उत्तर होगा कि रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था और इसमें दासों को शामिल किया जाता था। अगला पॉइंट इसमें है कि रोमन साम्राज्य में पुरुषों का विवाह पुरुषों का विवाह 28 से 32 वर्षों के दौरान 32 वर्षों में किया जाता था, जबकि लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्षों के दौरान किया जाता था। ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में पुरुषों का विवाह कितने वर्षों के दौरान किया जाता था, या पुरुषों का विवाह कब किया जाता था? पुरुष कितने वर्ष के होते थे तो उनका विवाह कर दिया जाता था? तो जब पुरुष रोमन साम्राज्य में 28 से 32 वर्ष के बीच में होते थे तो उनका विवाह किया जाता था, और यही चीज लड़कियों के विवाह के लिए 16 से 23 वर्ष निर्धारित थे। इन्हीं वर्षों के दौरान लड़कियों का विवाह किया जाता था। तो यह लैंगिकता थी, रोमन साम्राज्य की लैंगिकता थी। इसको नोट कर लीजिए। इसमें आगे लिख लीजिए एक चीज और कि रोमन साम्राज्य की साक्षरता कैसी थी। रोमन साम्राज्य की साक्षरता कैसी थी? रोमन साम्राज्य की साक्षरता रोमन साम्राज्य की साक्षरता कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य की साक्षरता काम चलाऊ थी। काम चलाऊ थी। रोमन साम्राज्य की साक्षरता कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य की साक्षरता काम चलाऊ थी। इतना नोट कर लीजिए। कुछ बाहरी आवाज आ रहे होंगे तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्पज्ञानियों का भंडार है। ठीक है, तो आवाज तो आती रहेगी। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए कि रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता कैसी थी। तो लिख लीजिए कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। सांस्कृतिक विविधता में क्या थी? विविधता थी। सांस्कृतिक विविधता में कौन कौन सी चीजें शामिल थी? इसको लिख लीजिए कि धार्मिक संप्रदायों, सांस्कृतिक विविधता में लिख लीजिए कि धार्मिक संप्रदायों का अस्तित्व, मतलब सभी धर्मों के लोगों का सम्मान था या सभी धर्मों का अस्तित्व था। उसके बाद दूसरा जो था वह था देवी देवताओं की भरपूर विविधता। रोमन साम्राज्य के लोग बहुदेववादी थे। रोमन साम्राज्य के लोग बहुदेववादी थे। ये जुपिटर मार्स मैना
जुपिटर, मार्स, मिनर्वा जैसे जुपिटर, मार्स, मिनर्वा जैसे देवी देवताओं की उपासना करते थे। तो देवी देवताओं की भरपूर विविधता रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता में शामिल थी। और उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि बोलचाल की अनेक भाषाएं शामिल थी। बोलचाल की अनेक भाषाएं बोलचाल की अनेक भाषाएं शामिल थी। अनेक भाषाएं शामिल थी। इस सांस्कृतिक विविधता के 3 स्तंभ थे, प्रमुख थे, बाकी और भी चीजें थी। तो धार्मिक संप्रदायों का अस्तित्व था, देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी, बोलचाल की अनेक भाषाएं इसमें शामिल थी। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, इतना नोट कर लीजिए, उसके आगे लिखते थे। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस प्रश्न को लिख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर लिखिएगा कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। काफी मजबूत थी। क्यों मजबूत थी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने से स्वयं से प्रश्न कीजिए कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी, क्यों मजबूत थी? तो इसका कारण था कि इसमें रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खान, खदान, ईंट भट्ठे, फैक्ट्रियां आदि शामिल थे। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। क्यों मजबूत थी? तो क्योंकि इसमें बंदरगाह, खान, खदान, ईंट भट्ठे, फैक्ट्रियां आदि शामिल थी। रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका कैसी थी? रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका कैसी थी, प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसी से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट कौन थे? यह प्रश्न हमने बताया, इसका उत्तर कि रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट कौन थे? तो रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट ऑगस्टस थे। तो लगाया जा सकता है कि ऑगस्टस के शासन के दौरान इटली की जनसंख्या कितनी थी?
इटली की 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। ठीक। रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, इसी से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे ऑगस्टस। ऑगस्टस के शासन के दौरान इटली की 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। इतना दिखाई दे रहा है? हाँ, नोट कर लीजिए इसके आगे अभी। दासों की भूमिका कैसी थी या दासों की स्थिति कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि उन्हें परिवार में शामिल किया जाता था। किया जाता था और रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑगस्टस के शासन के दौरान इटली की 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। परंतु आगे इसी के आगे लिखना है कि परंतु पूरे राज्य में दासों की यही स्थिति नहीं थी। यही स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश के रूप में भी देखा जाता था। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। उत्तर हो गया कि रोमन साम्राज्य, कौन से प्रश्न का? कि रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी? तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि दासों को परिवार में शामिल किया जाता था और रोमन साम्राज्य में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे ऑगस्टस, कि ऑगस्टस के शासन के दौरान इटली की 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे, परंतु पूरे राज्य में दासों की यही स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश के रूप में भी देखा जाता था। तो यह आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, यह पूछा जाएगा। इसका उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, अब एक दो प्रश्न और बाकी हैं, बाकी यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो वीडियो में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा होगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वह है फ्रैंकिसेंस फ्रैंकिनसेंस क्या था? यह प्रश्न है कि फ्रैंकिनसेंस क्या था। तो इसका उत्तर लिख लीजिए कि फ्रैंकिनसेंस एक यूनानी नाम है।
एक यूनानी नाम है। एक फ्रैंकिसेंस एक यूनानी नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। सुगंधित राल है। फ्रैंकिनसेंस एक यूनानी नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने में किया जाता था। इत्र बनाने में किया जाता था। इसे बोसवेलिया पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसे बोसवेलिया पेड़ से प्राप्त किया जाता था। यह एक प्रश्न है कि फ्रैंकिनसेंस क्या था। तो फ्रैंकिनसेंस एक यूनानी नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने में किया जाता था। इसे बोसवेलिया पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अब कॉन्स्टेंटाइन के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। बस यहीं पर यह चैप्टर समाप्त। ठीक, हमने साम्राज्य पढ़ लिया। साम्राज्य की बहुत सारी बातें जाने, परंतु मुद्रा क्या था? रोमन साम्राज्य की मुद्रा क्या था और इसका निर्माण, मुद्रा का निर्माण कब और किसने किया था? तो रोमन साम्राज्य की मुद्रा का निर्माण कॉन्स्टेंटाइन ने 310 ईस्वी में 310 ईस्वी में सॉलिडस के नाम से 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है कि कॉन्स्टेंटाइन ने 310 ईस्वी में सॉलिडस के नाम से 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। यही रोमन साम्राज्य का मुद्रा था। मुद्रा क्या था? सॉलिडस। रोमन साम्राज्य का मुद्रा क्या था? सॉलिडस। इसके बाद आखिरी प्रश्न, कुस्तुनतुनिया शहर का निर्माण तीन सौ 24 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने
कॉन्स्टेंटाइन ने नई राजधानी के रूप में किया था। के रूप में किया। ठीक है। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का यह दूसरा पार्ट था और इसी पार्ट में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने का वादा किया था और इस पार्ट में ही हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो हमने देखा कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कैसा था, रोमन साम्राज्य में कैसे परिवर्तन हुए, रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और ईरान और जर्मनी का उदय कैसे हुआ। हमने इस टॉपिक में इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। तो यही तक आपका टॉपिक था और इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे। ठीक है। हमने लास्ट में देखा कि कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में जो अभी तक मुद्रा का प्रमाण नहीं था उसे सॉलिडस के नाम से 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था और कॉन्स्टेंटाइन ने ही रोमन साम्राज्य के भविष्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया शहर का निर्माण 324 ईस्वी में किया था। ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है।